नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस ऑडियो बुक के प्लेलिस्ट को सुन सकते हैं। चैप्टर 37 डार्कनेस वीसेस लाइटिंग। क्या तुम इस की बात कर रहे थे? आदित्य अपना पेंडेंट दिखाते हुए निकेटस से पूछता है। उस पेंडेंट को देखकर निकेटस की आंखें चमकने लगती हैं। हाँ, मुझे यही चीज़ चाहिए, निकेटस पेंडेंट को देखते हुए कहता है। ठीक है निकेटस, या जो भी तुम्हारा नाम है, मैं तुम्हें ये की दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। आदित्य अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहता है। मैं यहाँ तुम्हारे सवालों के जवाब देने नहीं आया हूँ। मुझे वो की ऑफ रेड हेला किसी भी हालत में चाहिए, निकेटस गुस्से से कहता है और डार्क एनर्जी में बदलकर आदित्य पर हमला करने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगता है। डार्क एनर्जी को अपनी ओर आते देख आदित्य अपनी मुट्ठियां भींच लेता है। उसके अंदर से ब्लू लाइट निकलने लगती है और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर ब्लू लाइट में चमकने लगता है। जैसे ही डार्क एनर्जी उस तक पहुंचने वाली होती है, आदित्य पूरी ताकत से एक पंच मारता है। आदित्य का वो पंच ब्लू लाइट से चमकते हुए डार्क एनर्जी से टकराता है और आदित्य के पंच से निकलने वाली नीली रोशनी उस डार्क एनर्जी को पूरी तरह नष्ट कर देती है। लेकिन उसका पंच वहीं नहीं रुकता। वह उस अंधकार को अपनी बिजली से भस्म करता हुआ निकेटस के सिर की ओर बढ़ने लगता है। अपने तरफ आते हुए पंच को देखकर निकेटस की आंखें और मुंह आश्चर्य से बड़े हो जाते हैं। पंच सीधा उसके सिर पर लगता है, जिससे उसका सिर फट जाता है और उसका काला खून हवा में किसी टूटे फूल की तरह बिखर जाता है। फिर उसका बेजान शरीर अपने आप काले आग में जलने लगता है। आदित्य उसे जलते हुए देखता है और कुछ ही पलों में निकेटस की देह राख के ढेर में बदल जाती है। ये कौन था और रेड हेला क्या है? क्या वह किसी जगह का नाम है? क्या यह पेंडेंट रेड हेला से किसी तरह जुड़ा हुआ है? आदित्य मन ही मन सोचता है और वहां से जाने लगता है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे क्यारा दिखती है। उसके साथ मिस माया और 10 से 12 लोग थे। आदित्य, तुम ठीक हो? वो परछाई कहाँ गई? क्यारा आदित्य को सही सलामत देखकर राहत की सांस लेते हुए पूछती है। क्यारा, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं वहां से भागने में कामयाब हो गया। फिर उस परछाई ने भी मेरा पीछा करना बंद कर दिया। आदित्य क्यारा को बताता है। किस जगह पर उस परछाई ने तुम लोगों पर हमला किया था? मिस माया पूछती है। आदित्य उन्हें उस जगह पर लेकर जाता है। मिस माया वहां हर चीज को ध्यान से देखती है, लेकिन उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं लगता। मिस्टर विलियम, यहाँ सब कुछ नॉर्मल है, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, मिस माया लंबी कदकाठी वाले व्यक्ति से कहती हैं। यस मैडम, मिस्टर विलियम जवाब देते हैं और अपने लोगों के साथ वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद मिस माया आदित्य और क्यारा को लेकर उसके घर की ओर बढ़ती है। आदित्य, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, मिस माया घर के गेट के सामने पहुंचकर कहती है। ये सुनकर आदित्य सिर हिलाता है और उन्हें अंदर आने के लिए कहता है। फिर वे सभी घर के अंदर चले जाते हैं। क्यारा, मुझे आदित्य से कुछ अकेले में बात करनी है, तुम कुछ देर के लिए दूसरे कमरे में चली जाओ, मिस माया क्यारा से कहती है। मिस माया की बात सुनकर क्यारा दूसरे कमरे की ओर बढ़ने लगती है। आदित्य, आज मैंने एक अजीब लड़के को देखा था। मुझे लगता है कि वह परछाई उसी लड़के की होगी, और मैं पहले ही तुम्हें बता चुकी हूँ। उन लोगों को तुम्हारे पेंडेंट के बारे में पता चल गया है और वे इसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मिस माया चिंतित स्वर में कहती है। तुम अपना ध्यान रखना, वे लोग बहुत ताकतवर हैं, तुम अभी उतने मजबूत नहीं हुए हो, मिस माया उसे आगाह करती है। आदित्य उनकी बात सुनकर सिर हिलाता है। मैडम, वह परछाई इस पेंडेंट को चाबी कह रहा था, किसी रेड हेला की चाबी। क्या आप रेड हेला के बारे में कुछ जानती हैं? आदित्य पूछता है। मिस माया कुछ देर सोचती हैं, लेकिन उन्हें रेड हेला के बारे में कुछ याद नहीं आता। मुझे रेड हेला के बारे में कुछ भी पता नहीं है, मैं पहली बार ये नाम सुन रही हूँ, लेकिन गुरु माँ को जरूर पता होगा, मैं उनसे रेड हेला के बारे में पूछूंगी, मिस माया कहती है। ठीक है मैडम, आदित्य सिर हिलाता है। इसके बाद मिस माया क्यारा को बुलाती है। क्यारा, चलो यहाँ से, मिस माया कहती है। मिस माया की बात सुनकर क्यारा का चेहरा उतर जाता है। वो आदित्य की ओर उदास नजरों से देखने लगती है। आदित्य उसकी नजरें देखकर एक गहरी सांस लेता है और कहता है। मैडम, क्या क्यारा मेरे साथ यहाँ इस घर में रह सकती है? ये घर मेरे अकेले के लिए बहुत बड़ा है।
अगर क्यारा मेरे साथ रहेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मिस माया क्यारा की ओर देखती है। क्यारा, क्या तुम? मिस माया कुछ पूछने वाली थी, लेकिन क्यारा के चेहरे की बड़ी सी मुस्कान देखकर वे कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। मिस माया के जाते ही क्यारा भागकर आदित्य के पास जाती है और उसे जोर से गले लगा लेती है। थैंक यू आदित्य, मुझे रोकने के लिए। क्यारा उसके गालों पर हल्की सी चुंबन देते हुए कहती है। चैप्टर 38। नाइटमेयर। आदित्य क्यारा की तरफ देखता है और एक गहरी सांस लेता है, फिर क्यारा को अलविदा कहकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। कुछ समय बाद रात को आदित्य अपने कमरे में सोया हुआ था। तभी उसे अपने पेंडेंट में कुछ हलचल महसूस होती है। वह अपनी आंखें खोलता है और खुद को किसी अजीब दुनिया में पाता है। वह दुनिया किसी नर्क से कम नहीं थी। चारों तरफ खून से सनी हुई जमीन, जले हुए पेड़ पौधे, इंसानों और जानवरों की हड्डियां बिखरी हुई थी। वहां जीवन का कोई नामो निशान नहीं था। मैं कहाँ हूं? ये कौन सी जगह है? आदित्य उस अजीब जगह को देखकर मन ही मन सोचता है। तभी अचानक उसे जमीन में कुछ हलचल महसूस होती है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई तेज रफ्तार से उसकी ओर बढ़ रहा हो। वह चारों ओर नजर दौड़ाता है और तभी उसे सामने एक धूल का विशाल गुब्बार दिखाई देता है जो उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। वह ध्यान से देखता है और पाता है कि उस धूल के गुब्बार के भीतर करोड़ों की तादाद में अजीब लोग भागते हुए उसकी ओर आ रहे थे। वे लोग किसी भी तरह से इंसान नहीं लग रहे थे। उनके शरीर आग में जल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे अभी अभी उबलते लावा से बाहर निकले हों। वे राक्षसों जैसे प्राणी तेजी से उसकी ओर बढ़ रहे थे। उन्हें देखकर डर के मारे आदित्य का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह जानता था कि अकेले उन करोड़ों से नहीं लड़ सकता, बस वहां से भागकर अपनी जान बचा सकता था। वह पूरी ताकत से भागने लगता है, लेकिन उसकी किस्मत शायद उसका साथ नहीं दे रही थी। भागते भागते वह एक विशाल खाई के सामने आकर रुक जाता है। मेरी फूटी किस्मत, वह खाई को देखकर झुंझलाते हुए कहता है। वह वहां कुछ देर खड़ा रहता है, लेकिन उसे बचने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। उधर जैसे जैसे वे अजीब प्राणी उसके करीब आते जाते हैं, वहां का तापमान बढ़ता जाता है। अब वह समझ चुका था कि चाहे वह कुछ भी कर ले, यहां से बचकर नहीं निकल सकता। अब उसके पास दो ही रास्ते थे, या तो वहीं खड़े रहकर अपनी मौत का इंतजार करे, या फिर खाई में कूदकर खुद अपनी जान ले ले। वह एक नज़र उन जलते हुए प्राणियों की ओर देखता है और फिर उस अंधेरे से भरी खाई की ओर। वह एक गहरी सांस लेता है, अपनी आंखें बंद करता है और खाई में कूद जाता है। जब आदित्य की आंखें खुलती हैं तो वह खुद को किसी अजीब सी जगह पर पाता है। चारों ओर बस अंधेरा ही अंधेरा था। क्या मैं मर चुका हूँ? मुझे कुछ भी दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मैं कहाँ हूँ? क्या हो रहा है मेरे साथ? आदित्य अंधेरे में खुद से बड़बड़ाने लगता है। मेरे पास आओ। तभी अचानक एक डरावनी आवाज़ उसके कानों में गूंजती है। वह आवाज़ सुनते ही आदित्य का पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। कौन है वहाँ? वह घबराते हुए पूछता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वह अंधेरे में आगे बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही वह कुछ कदम बढ़ाता है, फिर वही आवाज़ सुनाई देती है। इस बार वह हिम्मत जुटाकर उस दिशा में बढ़ने लगता है जहां से आवाज़ आ रही थी। थोड़ी देर चलने के बाद उसे दूर कहीं आग जलती हुई नजर आती है। क्या यह आवाज़ उस जलती हुई आग से आ रही थी? वह सोचता है और आग की ओर बढ़ने लगता है। जैसे जैसे वह आग के करीब जाता है, उसका पेंडेंट तेज लाल रोशनी से चमकने लगता है। क्या यह आग किसी तरह इस पेंडेंट से जुड़ी हुई है? वह सोचता है और पेंडेंट को अपने हाथ में लेकर आग के और करीब चला जाता है। आग के पास पहुंचकर आदित्य देखता है कि उस जलती हुई आग के गोले के अंदर एक रहस्यमयी ऊर्जा घूम रही थी। वह उस गोले को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी उसका पेंडेंट जोर से वाइब्रेट करने लगता है और उसमें से लाल ऊर्जा निकलने लगती है। वह ऊर्जा पेंडेंट से निकलकर सीधे आग के गोले की ओर बढ़ने लगती है, जिससे वह गोला धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। आदित्य उस तीव्र ऊर्जा के दबाव को सहन नहीं कर पाता। दर्द के मारे उसके मुंह से एक चीख निकलती है। वह दर्द को सहते हुए एक नज़र उस आग के गोले की ओर देखता है। वह आग का गोला पहले से भी बड़ा होता जा रहा था। उसे देख आदित्य की आंखें आश्चर्य से फटी रह जाती हैं। अब उसे वहां आने का पछतावा होने लगता है। वह डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है। जब वह अपनी आंखें खोलता है तो खुद को अपने कमरे के बेड पर पाता है।
इस वक्त उसका सिर क्यारा की गोद में था। क्यारा की आंखों में आदित्य के लिए चिंता साफ देखी जा सकती थी। वह उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। आदित्य उसे देखकर राहत की सांस लेता है और तुरंत उसे गले लगा लेता है। क्यारा, पूछो मत, तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, वह उसे कस कर गले लगाते हुए कहता है। इस वक्त आदित्य बहुत डरा हुआ था, लेकिन उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसे इतना। आदित्य अपने आप को शांत करता है और अपने अंदर के ब्लू एनर्जी पर फोकस करता है। ब्लू एनर्जी की वजह से आदित्य का डर खत्म होने लगता है। आदित्य, तुमने ऐसा क्या सपना देख लिया जो इतने परेशान हो? क्यारा चिंतित होकर पूछती है। नहीं, कुछ नहीं, आदित्य जवाब देता है। वैसे भी उसने जो देखा वह क्यारा की समझ से बाहर था। आदित्य घड़ी की ओर देखता है। रात के 1:30 थे। क्यारा, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें इतनी रात को परेशान होना पड़ा, आदित्य शर्मिंदा होते हुए कहता है। इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, वैसे भी मैं अब यहीं हूँ, क्यारा मुस्कुराते हुए कहती है। यहीं हूँ मतलब? आदित्य क्यारा के शब्दों का मतलब नहीं समझ पाता। मतलब, आज से मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में रहने वाली हूँ, क्यारा उसे बताती है। क्यारा की बात सुनकर आदित्य चौंक जाता है। तुम यहाँ रहोगी? तो मैं कहाँ रहूंगा? वह पूछता है। हम दोनों इसी कमरे में रहेंगे, क्यारा कहती है और बेड पर लेटने लगती है। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह चैप्टर पसंद आया होगा। आगे के चैप्टर्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।